अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल अच्छे हैं। जो एक बड़ा ही एंटिसिपेटेड दौरा था ट्रंप साहब का चाइना का, वो इख्तिताम पजीर हुआ और मेरा ये ख़्याल है कि थोड़ी सी बर्फ़ पिघली है बड़ी ताकतों के दरमियान, जो कि एक बहुत अच्छी बात है छोटी अक़वाम और मुल्कों के लिए, क्योंकि ये जो टैरिफ की चक्की थी इसमें सब पिस रहे थे। अब देखने वाली बात यह है कि इस मीटिंग के बाद क्या उसमें रिलीफ मिलता है या नहीं। इसी तरह वहाँ पर यकीनन ज़ाहिर है वी वर नॉट द फ्लाई इन द रूम, बट यकीनन जंग की भी कोई बात हुई होगी। यकीनन सब समझते हैं कि इस जंग से चाइना को भी नुकसान पहुँच रहा है जिस तरह बाकी पूरी दुनिया को पहुँच रहा है। तो शायद उन्होंने को ट्रंप साहब को कन्विंस करने की कोशिश की हो कि इसके अंदर भी कुछ जल्दी दिखाएं। मेरा ये ख़्याल है कि अगर ये मीटिंग कामयाब हुई है तो उसकी वजह से पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर, इसके ऊपर तो सर एक बयान सा आया है कि वहाँ पे गुफ्तगू जो है जंग के सिलसिले में हुई है और उसके ऊपर ज़ाहिर है जो जंग का इसका जो एपिसेंटर है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है और उसी के मुतल्लिक जो है गुफ्तगू हुई है कि उसको खोलने का एक सिलसिला जो है वो किसी न किसी तरह से मुकम्मल तौर पे फ़ैसला होना चाहिए। ज़ाहिर है इसके अंदर अमेरिका जो है वो एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है और अमेरिका ने ही ईरान के साथ मिलकर ये मुज़ाकरात करने, किसी और मुल्क ने नहीं करने, और चाइना उसके अंदर कोई अगर अपना एक किरदार अदा कर सकता है तो ये गुफ्तगू डेफिनेटली होएगी। इसकी मज़ीद तस्दीक जो है वो इस बात से हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो वफ़द था उसके अंदर उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो कि पीट हेग्सेथ हैं वो साथ गए हुए थे। अमूमी तौर पे जो अब जब एक अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है ट्रेड के दौरे पे किसी और मुल्क जाता है तो वहाँ पे उनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या इस केस में जो उहदा है सेक्रेटरी ऑफ वॉर वो साथ शिरकत नहीं करते उसके अंदर। तो ज़ाहिर है पीट हेग्सेथ को इसी चीज़ के लिए ले जाया गया होगा कि उसकी कोई ना कोई ब्रीफिंग जो है चाइनीज़ को जो है वो दी गई होगी। रही बात ट्रेड की सर, तो उसके अंदर से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इसको एक बहुत बड़ी विन कह रहे हैं और वो कह रहे हैं इससे बड़े मामला जो हैं वो बेहतर होने लगे हैं ट्रेड की हद तक। जो चीज़ें अमेरिकन कंज्यूम होती हैं चाइना के अंदर वो तो अपनी जगह हुई, लेकिन चाइना जो चीज़ एक्सपोर्ट करता है टुवर्ड्स यूएस उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। बड़ी अमेरिका नहीं सिर्फ हर मुल्क जो है दुनिया के जो है वो बड़ा रिलाय करता है चाइनीज़ गुड्स की। उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसका एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया के अंदर, बल्कि वो सबसे एफिशिएंट है और सबसे बड़ी है। तो उसके अंदर ज़ाहिर है जैसे आपने कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो ट्रेड का ऊपर जो उनके आते साथ ही जो उन्होंने चीज़ें की थी उसके बाद से चाइना वो मुल्क रह गया था जिसके साथ डायरेक्ट वन ऑन वन जो मामला नहीं हुए थे, तो ये हो चुके हैं। इसके अंदर बेहतरी आएगी। इसके अंदर एक सेक्टर जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक वो ऑटो सेक्टर है, क्योंकि अमेरिकी गाड़ियाँ जो हैं वो चाइना में तो आ सकती हैं, वो जा भी नहीं है। वहाँ पर नंबर 1 जो ईवी गाड़ी चाइना में बिकती है वो टेस्ला है। अलबत्ता चाइना की जो इतनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कि वो बनाई जा रहे हैं और उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन लाई जा रहे हैं, वो अमेरिकन मार्केट तक तब तक उनकी रसाई नहीं है। तो इस चीज़ को भी ज़ाहिर है चाइना ने ये बात ज़रूर की होगी। जी यकीनन की होगी। एक मुझे थोड़ा सा फ़नी भी लगा और मैं खुद भी ऑस्ट्रक था इस चीज़ से कि रूबियो साहब उनके बॉल रूम में इस तरह हैरान हो रहे थे लाइट्स देखकर। और जाहिर है चाइना ने जितनी जल्दी जितनी तेज़ तरक्की की है और जिस तरह से वो हर फील्ड में इतने आगे गए हैं और उन्होंने जिस किस्म की इनोवेशन करनी शुरू कर दी है, मतलब हम उनकी गाड़ियों की जब बात करते हैं तो अब उन्होंने ऐसी गाड़ी भी निकाल दी है जिसमें आपको टायर चेंज करने के लिए जैक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पंक्चर हो गया एक टायर, कुछ वक्फा तय करना है, तो वो 3 टायर्स पे कर लेगी, एक टायर वो खुद ही उठा लेती है। अब देखें इतनी दुनिया तरक्की कर गई थी लेकिन कब किसी ने ये करने का सोचा नहीं था। चाइना तो अब लिटरली उधर आजकल हालात ये हैं कि कोई शख्स कुछ सोचता है तो अगले दिन वो कर गुजरता है। तो वो मतलब अमेरिका जैसी सुपर पावर जो कि पिछले 200 सालों से सुपर पावर है, उसको जब हैरानी हुई है, वो जब शशदर रह गए हैं कि ये हो क्या रहा है, तो वो बड़ा एक मज़ेदार वो पॉइंट था। और ये सर ये मतलब इट इज़ हाई टाइम। आपको याद होगा कल भी ट्रंप साहब को किसी ने ये सवाल किया कि जी सीज़ फायर के मुतल्लिक और दीगर चीज़ों के मुतल्लिक, उन्होंने कहा जी कि मैं तो ख़ुद सीज़ फायर के इतने हक़ में भी नहीं था, लेकिन ये तो मुझे क्योंकि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की तो पाकिस्तान इज़ आर वंडरफुल पीपल। उन्होंने फील्ड मार्शल की भी तारीफ़ की, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफ़ की। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है और इस वक्त इट इज़ हाई टाइम दैट वी आस्क हिम कि ज़रा जो ट्रेड
के ऊपर जो हमारे ऊपर टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए या प्रेफरेबली तो उनको ज़ीरो कर दिया जाए। सो मतलब मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त हमारे जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, जो वाहिद चीज़ हमें मांगनी चाहिए, और फिर भी बात है देखिए मांग तो आप कुछ भी सकते हैं लेकिन एक अपनी डिग्निटी भी होती है ना। मतलब हम तो माजी में आज तक हम तो डायरेक्टली पैसे भी मांगते रहे हैं, बट ये एक बड़ी मेरे ख्याल में डिग्निफाइड चीज़ है। अगर आप किसी से ये कहो कि यार ऐसे करें, आप ट्रेड में तो हमारा जो है इंपोर्ट कस्टम या जो भी आप कहते हैं टैक्स या टैरिफ उसको तो कम करें ना, या वो तो ज़ीरो करें ना। तो ये मेरे ख्याल में पहली फुर्सत में होना चाहिए। सर बिल्कुल, इसकी हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि, और शायद ऐसी बातें जो हैं वो हो रही हों। यहाँ पे कितना सीनियर अमेरिकी वफ्द यहाँ पे आया था जो वहाँ पे इस वक्त जो है बड़ी पावर रखते हैं, तो शायद उनसे इस किस्म की बात की हो। रही बात सर कि जो उन्होंने अब ईरान के साथ मामला तय करने हैं, मुकम्मल तौर पे जो जंग बंदी है वो कब तक होगी, सीज़ फायर बरकरार है। और ये याद रहे कि पहला सीज़ फायर उसकी डेट थी, इस सीज़ फायर की ऐसा कोई डेट नहीं थी। लेकिन ये एक अच्छी बात है, सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि जी एक सीज़ फायर है, क्योंकि कोई बमबारी जो है उस तरह से नहीं हो रही फ़िलहाल, जो कि आपने फर्स्ट ऑलमोस्ट अ मंथ जो देखा, इस एक महीने के अंदर डेली रॉकेटबाजी चल रही थी उसके अंदर। तो वो जो है मामला जब तक रुका रहे वो बेहतर है, क्योंकि सवाल जो है वो इंसानी जान का है। अब जंग का फ्यूचर क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का फ्यूचर क्या है, मेरा अपना ख्याल है और गुमान अच्छा रखना चाहिए कि अभी भी बैकडोर गुफ्तगू जो है वो चल रही है। जो लोग इस वक्त हैं जी कि इस्लामाबाद के अंदर फिर से कब सब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे, क्या इस्लामाबाद के अंदर ही ये मामला फिर से होगी, मीटिंग होगी, मेरे ख्याल में अब चूँकि अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ईरान की तरफ से एक कोई लेटर तो गया है जिसको उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं पढ़ूँ, क्योंकि ये उनका खुद बयान है कि उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि मैंने पढ़ा भी नहीं पूरा, मुझे बस मैंने उसको साइड पे कर दिया। तो देखिए जो मॉडर्न किस्म के चीज़ें हैं जिसके अंदर आपने डिप्लोमेसी के तहत एक मसले को हल करना है, वो टू एंड फ्रो ही चलता है। वो एक चीज़ जाएगी, एक चीज़ वापस जाएगी, फिर ऐसे होता रहे, कुछ पॉइंट्स आपके और फिर आ जाएगा डेड लॉक, फिर उसके अंदर और टाइम लगेगा। सो आई थिंक कि ये इतनी जल्दी ये शायद ये मामला ना तय होए, नंबर 1। लेकिन नंबर 2 कि सीज़ फायर अगर इसके साथ साथ बरकरार रहे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। अब मेरे ख्याल में किसी को अगर ये ख्वाहिश है किसी की जी इस्लामाबाद में फिर वही रौनकें लगें कि लोग आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ डीलिंग टाइप चीज़ चल रही है, तो आई थिंक वो होनी चाहिए एक मुकम्मल चीज़ की साइनेज के लिए, और शायद वो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ही उस चीज़ को करने के लिए आएँ तो वो बेहतरीन होगा। कि मेरे ख्याल में कि अब आप सारे फैसले कर लें कि जी क्या करना है। सर इसके साथ साथ मैं एक और बात भी करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में एक और चीज़ भी हुई है कि नवंबर में अमेरिका के अंदर मिड टर्म्स हैं। ये बड़े कंट्रोवर्शियल कह लें इनको, बड़े अहम, सारे मिड टर्म्स ही अहम होते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बहुत ही अहम मिड टर्म है, क्योंकि पोस्ट वॉर उनकी जो गिरे उनके पॉइंट्स, उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा वाइट हाउस के अंदर एक शिफ्ट भी है कि जी उसके ऊपर भी फोकस करें, वो भी राइट अराउंड द कॉर्नर है। उसके अंदर इन्होंने जो अपनी कुछ स्टेट्स के अंदर रीड्रॉ की हैं लाइंस, जिसके अंदर कुछ आपके रेड स्टेट के अंदर अगर आपके कुछ वोटर्स जो हैं जो डेमोक्रेटिक वोट करते हैं वो लाइंस भी उन्होंने तब्दील की हैं, और बड़ी चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फोकस ज़रा उस तरफ गया है, तो जाहिर है अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो थी ही ये जंग। जाहिर है हर मुल्क के लीडर जो अगर आपकी डायरेक्ट जंग लगी हो तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। मेरा अपना ख्याल है थोड़ा स्लो डाउन इसलिए भी हुआ क्योंकि मिड टर्म जो है वो फौरी तौर पे आने वाले। ये आपने असल में ना बिल्कुल ठीक निशानदेही कर दी है, नब्स पे हाथ रख दिया है। उसकी वजह ये है कि ये जो लोग कहते हैं कि जी 2 मुज़ाकरात हो गए हैं या बैकडोर डिप्लोमेसी को भी 14 दिन हो गए हैं तो अभी तक हल क्यों नहीं निकला। देखें अगर तो 2 अशख़ास ने या 2 कमिटीज़ ने भी बैठना हो इकट्ठे और फैसला निकालना हो तो वो तो 6 घंटे में निकल आता है। लेकिन आप ये बात समझें कि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेसी है, उनकी एक अपोजिशन है, उनके एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके इसी तरह ईरान, मतलब ईरान के अंदर बहुत फ्रैक्शंस हैं और अवाम तो है ही हैं। सो बात ये है कि उनको वो 2 कमिटीज़ को आपस में कोई फ़ैसला करने से पहले बैक होम भी सबको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। वो सबको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई मुआहदा कर नहीं सकते। वो मुआहदा जो है वो अगले दिन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा अगर सब अवाम की उसमें रज़ा शामिल नहीं होगी। इसलिए अब आप देखिए एक तरफ 30 करोड़ का मुल्क है, एक तरफ 10 करोड़ का मुल्क है, वो उन सब की राय शामिल करना, उसके बाद नतीजे पर पहुंचना, ये 1, 2, 10, 20 दिनों का काम नहीं है।
इसमें वक्त लगता है, इसमें वक्त लगेगा। अगेन वही बात कि हमारा स्टांस और पूरी दुनिया का स्टांस जो है वो एक होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि पीस शुड प्रिवेल। बिल्कुल सर। सर आप ज़रा आ जाते हैं डोमेस्टिक मसले मसाइल के ऊपर। पेट्रोल जो है सर वो बहुत ऊपर गया, और अब कल के रोज़ जो है पेट्रोल जो है नीचे आ गया। 414, 415, 416 तक बात चली गई। अब 409 के ऊपर जाके फिर से सेटल है। तो पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने जंग के बाद से पेट्रोल के अंदर कमी जो है वो की है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें, जो मार्केट्स की बंदिश थी, जो कि रेस्टोरेंट्स जो मार्केट्स हैं उनके लिए 8 बजे तक थी, रेस्टोरेंट्स के लिए मेरे ख्याल में 10 बजे की तक थी। अब उन्होंने वो मामलात खोल दिए, ना सिर्फ पंजाब में खोले हैं बल्कि सिंध के अंदर भी ये मामला जो है वो खुल गए हैं। उन्होंने कहा जी कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो पिसी जा रही है इसके अंदर, देयरफॉर हमने ये फ़ैसला लिया है कि मामलात जो हैं उनको थोड़ा आप ईज़ दें, खोला जाए। तो ये दोनों चीज़ें जो साइड बाय साइड हुई है कि मार्केटें खुलना और जो पेट्रोल की कीमत कम होना, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ने देखा है कि एक तो ज़ाहिर है अवाम का प्रेशर डेफिनेटली उसके ऊपर है, लेकिन शायद थोड़ा कोई रूम क्रिएट हुआ है उनके लिए जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि इतनी गुंजाइश हम दे सकते हैं। और ये इस चीज़ की वजह इसकी ये भी है कि हमने जो डे 1 पे लेवी की मद में 55 रुपये मेरे ख्याल में पेट्रोल बढ़ा दिया था, उसमें अपने आप को थोड़ा कुशन दिया गया था कि बाद के अंदर अगर कम करना हो तो उस कुशन को अपने लिए थोड़ा कम कर लें। और इसके अंदर तो ये भी खबर है सर कि उन्होंने पता नहीं कितने अरबों जो हैं थ्रू लेवी जो है गवर्नमेंट ने कमाए हैं इसके अंदर। तो आई थिंक थोड़ा आपको ब्रीदिंग रूम मिला है, इस वजह से आपने आवाम को थोड़ा रिलीफ दिया है। और ये पेट्रोल वाले तो चले, आपकी टैंकी पे कितना इसका इस पे असर होएगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो मार्केट्स वाला है ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत मुस्बत चीज़ है। जी देखिए, एक तो आपने जिक्र किया कि लेवी की मद में बहुत ज़्यादा पैसे हुकूमत जो है वो बना चुकी है, या ऐसे ना कहें चले बना चुकी है, सेव कर चुकी है। अच्छा, दूसरी तरफ ज़ाहिर है इस दफ़ा मार्केट में उस तरह से छलांगें नहीं लगी क्योंकि एक जंग का माहौल है। मैं ज़ाहिर है स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, बट अदरवाइज़ आपको IMF की नई ट्रांच भी मिली है, ठीक है। तो अगेन फिस्कल जो आपका स्पेस थी वो बढ़ गई है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि आपका पैंडा बॉन्ड वो बड़ा सक्सेसफुल गया है। वो आप तकरीबन ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि $1 बिलियन वहाँ से रेज हो जाएगा। तो अगेन दैट्स अ वेरी गुड थिंग, अगेन आपको फिस्कल स्पेस मिल गई है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि जी कीमतें कम की गई हैं, चौथी चीज़ ये कि मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें तेल की कीमत बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, तो वो ऊपर तो जाती है, वो नीचे भी आती है अगेन, तो वहाँ से भी इनको कुशन मिलता है। चौथी बात, अगर आप मार्केट्स पे आ जाएं कि कब खुलनी कब बंद करनी, उसमें ये मैं नहीं जानता कि ये जो फैसला है ये कब तक का है। देखें, अभी तो ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर, सो ये तो आपको पिछली ईद पर भी याद होगा। पिछली ईद पर अगर बाकायदा लॉकडाउन नहीं भी था तो बहरहाल एक वक्त तो है ना यहाँ पर दुकानें बंद होने का बहुत अरसे से, लेकिन अदालत ने और हुकूमत ने कहा था कि आप जो आखिरी हफ्ता रह गया था उसमें उनको कहा था कि रात 12-1 बजे तक आप एक्सटेंड कर लें। तो जाहिर है एक जो ताजिर है वो ताजिर जो है वो पूरे साल लुक फॉरवर्ड करता है जिस इवेंट को, वो ईद है, ठीक है। तो ये तो रिटेलर्स की मतलब लिटरली ईद होती है। सो इसमें उनको कर्टेल करना बड़ी ज़्यादती की बात थी। अब जब फिस्कल स्पेस है आपने इजाज़त दे दी, एक तो ये चीज़। दूसरी, हुकूमत के पास भी कोई चारा ही नहीं था। देखिए, बात ये है कि ताजिर एहतजाज करते ना करते अभी ताजिरों को कोई फ़ायदा होना है या नहीं होना। देखिए, इस हुकूमत ने जहाँ पर अपना जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको ठीक रखना है, वहीं पे कोई ग्रोथ नंबर्स भी तो शो करने हैं ना। तो अगर बाइंग सेलिंग ही नहीं होगी तो ये कैसे दिखाएंगे ईयर एंड में। ये अभी आप देखें ना, 30 जून आया खड़ा है। 30 जून को आप देखेंगे कि एक आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा जो कि पार्लियामेंट में खड़े होके एक जो है वो बड़े ज़्यादा सफ़े उसके हाथ में होंगे और वो कुछ पढ़ रहा होगा, और जो लेफ़्ट साइड होगी वो डेस्क पे जा रही होगी और जो राइट साइड होगी वो बू कर रही होगी। तो ये सारा जो एपिसोड है ये अभी 30-31 जून को, ये 1 जुलाई को ये हो जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ आपने ग्रोथ दिखानी है, तो ये तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और अगेन देखें, हमारी अगेन हम कहते हैं हम अग्रेरियन सोसाइटी हैं, लेकिन हमारी एक बैकबोन चले वो है, उसके साथ ही बिल्कुल एक हिस्सा बैकबोन का हमारी ताजिर कम्युनिटी है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है। हर मुल्क की मतलब एक तजारत जहाँ होती है वो, और उनको अगर टाइमिंग की वजह से आप रोक दें तो बहुत सारे लोगों ने
इसके ऊपर बड़ा बोला और बहुत सारे लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी भी की कि जी हम लेट तक अपनी दुकान खोलेंगे, ये वो, जिस पे पुलिस आ जाती। सो इसकी बड़ी डिफरेंट किस्म के मसाइल थे तमाम लोगों के लिए जिनको इन्होंने ये फ़ैसला लिया है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है और ज़ाहिर है आपने जैसे कहा ईद भी आ रही है, वो वजह हो सकती है। आई होप कि ईद के बाद भी अगर तो रूम है तो इसको बरकरार रखना चाहिए। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर तो बात हो रही थी कि आप ये कितनी देर एक्सटेंड कर सकते हैं मार्केट्स ओपन रखना ईद के बाद। ये जाहिर है एक तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि जंग कितनी जल्दी ख़त्म होती है, कितनी जल्दी जो है पेट्रोल प्राइसेस नीचे आती हैं। उसकी वजह ये है कि जाहिर है आपने जिस तरह ग्रोथ नंबर शो करने हैं उसी तरह फिस्कल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि अभी आज देखें कि बड़ी ना ट्विटर के ऊपर क्रिटिसिज्म चल रहा है कि इंडिया ने को 3 से 4 साल बाद 3 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। अच्छा, जब उसको पाकिस्तान से कंपेयर किया जाता है तो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तो कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर गई है और बड़ी रैपिडली ऊपर गई है, तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। देखिए एक तो उसमें असल मसला ये है कि वहाँ पे अब बढ़ के कीमत को पाकिस्तानी 300 रुपये के करीब हो गई है लीटर की, लेकिन इंडिया इस वक्त हैवी सब्सिडी दे रहा है फ्यूल के ऊपर। उनका कोई महीने का 6 से 8 बिलियन लग रहा है इस वक्त फ्यूल सब्सिडी पे। अच्छा, अब बात यह है कि कोई उस पर यह कहेगा कि जी फिर पाकिस्तान भी दे दे। देखिए पाकिस्तान के पास कुशन नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? क्योंकि माजी में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी है। देखिए अगर आप दोनों मुल्कों का सर्कुलर डेट उठा के देखेंगे ना तो इन नंबर्स इंडिया का सर्कुलर डेट ज़्यादा है, मतलब वो 7 ट्रिलियन है, हमारा जो है वो 5.2 ट्रिलियन है, कम है। लेकिन आप अगर इकोनॉमी के हुजम के मुताबिक देखेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए 5.2 ट्रिलियन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया जिसका 7 ट्रिलियन है। अब उसमें जो है जाहिर है पेट्रोल का कंपोनेंट कम है और गैस का कंपोनेंट ज़्यादा है, लेकिन है तो सर्कुलर डेट। ये वही बात कि हमने जो इतनी सस्ती गैस इंजॉय की इतने साल, जिस पे हम सब ये कहते थे कि ये ज़्यादती है, इस तरह मत करें, इतना सर्कुलर डेट इकट्ठा ना करें। सो ये माजी की गलतियां हैं, इस पे आप करंट हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते कि वैसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक और माजी की हुकूमतों ने भी जब तक कुशन था वो आवाम को सब्सिडी देते रहे। अब जब कुशन ख़त्म हो गया है, इस वक्त आप ये हुकूमत बदल के कोई और ले आए तो भी वही होगा जो इस वक्त चल रहा है। सो बुनियादी बात ये है कि पाकिस्तान को हमेशा से जो अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए थी वो ये रखनी चाहिए थी कि हम किस तरह से और प्रोडक्टिव हो सकते हैं, हम किस तरह से और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। हमें ये कभी भी स्ट्रेटजी नहीं रखनी चाहिए थी कि हम आवाम को सस्ती चीज़ कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमने सस्ती चीज़ तो दे दी लेकिन हम रहे कंज्यूमर सोसाइटी, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सोसाइटी बने ही नहीं। आपने जिस तरह जिक्र किया है एग्रीकल्चर का कि हमारी बैकबोन है, देखिए एग्रीकल्चर हम रोज़ पिस रही है, आज की तारीख में भी पिस रही है। हम ये गंदम का रेट हम जो एक बेस प्राइस ऑफ़र करते थे हमने देनी बंद कर दी, क्योंकि हमें लगा कि इससे तो गंदम सस्ती होती है, रोटी सस्ती हो जाती है, किसान का चाहे कुछ भी हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, आवाम हमसे खुश होते हैं। गंदम उगाने वाले ज़्यादा हैं या खाने वाले ज़्यादा हैं? वोटर कहाँ है? वोटर से आप जो है उसको गंदम सस्ती दे दो। बात ये है कि अब जब आपने चले ठीक है वो भी कर लिया, इस वक्त किसान ये कह रहे हैं कि जी हमें हुकूमत फोर्स कर रही है कि आप जो नहीं भी बेचना चाहता वो भी बेचे। हम अगर प्राइवेट को ही बेचना है तो आप क्यों फोर्स कर रहे हैं हमें कि हम सस्ती बेचें? हम अगर अपने पास रखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, हमारी प्रोडक्ट है, हम करेंगे। सो बुनियादी चीज़ ये है कि आपने किसानों को इतना वेल ऑफ करना है कि ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेना चाहें, ज़्यादा लोग इसके अंदर आना चाहें, ज़्यादा लोग नई टेक्निक्स इस्तेमाल करें, ज़्यादा लोग बाहर से टेक्नोलॉजी ला के इसमें यूज़ करें ताकि हम अनाज ज़्यादा बनाएं, ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें। आप अभी देख लें, आपकी ना दालें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, ना आपकी पत्ती यहाँ से आती है। अब तो मतलब ये पिछले 2-3 साल में तो हमने देखा है गंदम तक हमें मंगवानी पड़ी है, चीनी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। सो बात ये है कि ये जो सारे मामलात हैं ना, ये हम इस पर करप्शन का नारा लगा देते हैं, कुछ और कह देते हैं। आपके ये पॉलिसी लेवल पे होने वाले काम है। आपके जो लेजिस्लेटर्स हैं उनका असल में काम ही यही है। आप उनसे नालियां पक्की करा रहे हैं, आप उनसे सड़कें बनवा रहे हैं, ये उनका काम ही नहीं है। आप जब तक लोकल गवर्नमेंट नहीं लेके आते वो संभाले ये इस किस्म के काम, और आपके जो इस वक्त लेजिस्लेटर्स हैं ये करें पॉलिसी साजी, जब तक ये नहीं होगा तब तक आप हमेशा फायर फाइटिंग करते रहेंगे। आपने अहेड ऑफ टाइम होना है, आपने आज प्लानिंग करनी है 50 साल बाद की। अगर आप फायर फाइटिंग करते रहेंगे तो फिर
सॉरी, आप 50 साल बाद भी फायर फाइटिंग ही कर रहे हो। सर बिल्कुल सर, वो जब भी कोई शख्स से, आजकल ये परसेप्शन भी चेंज हो गई है, उनसे पूछते हैं जी कि सियासतदान जो होता है उसका काम क्या होता है, तो बहुत लोग कहते हैं जी उसका काम होता है जी कि अपने हल्के से वोट लेना, उसके बाद इलेक्शन लड़ना जीतना। ये तो एक इंतज़ामी काम है ना, ये तो इस तरीके जैसे वो असेंबली में शख्स आ जाता है, चले वो आ गए, उसके बाद एक काम है जी मुल्क बेहतर करना, मुल्क ठीक करना। ये जुमला नामुकम्मल है। मुकम्मल जुमला ये है कि जी बिल्कुल एक सियासतदान का काम है कि मुल्क को बेहतर करें। किस तरह? पॉलिसी साजी के थ्रू, कानून साजी के थ्रू। अब आप हमारी मतलब रेशियो देख लें कि जो बिल पास होती है, तो एक रेशियो है ना कि जी यहाँ बिल पास हो गए, और उसके ऊपर मतलब आप तालियां भी बजा सकते हैं, आप थापी भी दे सकते हैं किसी को, लेकिन जो वो बिल पास हुआ है, वो कानून बन गया है, क्या उसकी पासदारी उसके बाद हो रही है? क्या उसके बाद अवाम जो है उस बिल को एक्सेप्ट करते हैं? क्या अवाम को हाथे में लिया था उस बिल को बनाने से पहले? ये सारी बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं कि जी देखें, बहुत सारे अच्छे हमारे सियासतदान सारे होंगे शायद, लेकिन उसके अंदर जब वो कहते हैं जी कि हमने ये बिल प्रपोज करना है, मसलन आप उनका बिल ले लें, कासिम गिलानी साहब का, जो मोबाइल फ़ोन टैक्सेशन के ऊपर बात करते हैं कि उसको कम करने की ज़रूरत है, उसके बड़े करीब वो पहुंच जाते हैं, फिर कोई नई चीज़ आ जाती है, फिर वो दूर हो जाते हैं, फिर वो, लेकिन वो लगे हुए हैं। अब वो बिल जो है उनकी नीयत के ऊपर अगर आप चले जाए, वो क्यों करना चाह रहे हैं? मैं तो आपकी और मेरी जितनी उनसे बात हुई है, वो तो ये कहते हैं यार कि मेरा अपना ख्याल है कि फ्यूचर में अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, दुनिया से कम्पीट करना है, तो हर शख्स की जेब में स्मार्टफोन हो जाते हैं। वो कैसे आएगा? क्योंकि वो सस्ता है, ये नीयत है, और उसके बाद पॉलिसी साजी करनी है उसके ऊपर, लेकिन इसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा इसके ऊपर। आपने गंदम की बात की, उसके ऊपर मैंने पिछले 3-4 साल से आप और मैं सर इकट्ठे बैठे गंदम कवर कर रहे हैं। हर साल नई पॉलिसी आती है, हर साल उसके अंदर चेंज आता है। सर एक साल कुछ भी नहीं होता, एक साल का चेंज दिया आपने, वो अगर आपको लगा कि यार अवाम को नापसंद भी हो, ये पॉलिसी है, अब स्टिक टू इट, उसके ऊपर रहें, फिर उसको चलाएं आगे तक, नुकसान उठाएं उसका, फिर या ना बनाते इन द फर्स्ट केस। यहाँ पे हो ये रहा है बड़ी देर से, जैसे आप कह रहे हैं फायर फाइटिंग या एड हॉक किस्म की चीज़, कि मतलब एक कश्ती है, उसके अंदर पानी आई जा रहा है, काम ये नहीं हो रहा है कि उसको ठीक करे, पान हो रहा है जी, काम हो रहा है जी पानी उठा के बाहर छुट्टी जाओ। तो ये सारा कुछ जब चलता रहेगा, तो उसके बाद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमने बनना है, हमने IT में वाह चिक्के मारने हैं, हमने पता नहीं क्या करना है। कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी के साथ जब तक नहीं होगा, वो बुरी पॉलिसी हो या अच्छी पॉलिसी हो, उसको आपने किसी पॉलिसी को ब्रीदिंग रूम तो देना है। आप यहाँ पे ब्रीदिंग रूम ही नहीं देते, यहाँ पे कहते हैं जी कि हमने एक साल इसको ट्राई कर लिया, खत्म। एक साल कुछ नहीं होता। बिल्कुल। और आप ये देखें कि एक जो पॉलिसी बनती है ना, उसकी 1000 जिहतें होती हैं। अब जिस तरह आपने जिक्र कर दिया मोबाइल फ़ोन्स पे से PTA टैक्स कम करने का, उसके एक तो बिल्कुल ये ऑब्वियस सामने की बात ये है कि जी मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे, लोगों के पास जाएंगे, उनकी ज़िंदगी का मेयार बेहतर होगा, काम में तेज़ी आएगी, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये तो एक है। दूसरी तरफ आप IT में चले जाएं कि जी जितने लोगों के पास महंगे अच्छे फ़ोन होंगे, उन पर वो अपनी ऐप्स टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो आपने हार्डवेयर नहीं करना, आपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना। तीसरा आप चले जाएं कि आज अगर आईफोन सस्ता कर दें पाकिस्तान में, टैक्स उस पे से कम कर दें, तो जो अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगाया है वो रेसिप्रोकल है ना, कि जी आप हम पे जितना टैक्स चार्ज करते हैं उतना ही हम आप पे करेंगे। जब उनको ये पता लगेगा कि पाकिस्तान ने अपना टैक्स कम कर दिया है, तो अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी कि वो भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे से टैक्स कम करें। और सवाल सादा सा ये है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका से इंपोर्ट ज़्यादा करता है या एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है? जाहिर है पाकिस्तान अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। तो जब एक आपके सामने एक मुल्क है जिसको आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो, तो आपने उससे फेवर लेनी है एक्सपोर्ट के अंदर। और वो कैसे लोगे? जब आप उनकी इंपोर्ट पे टैक्स कम कर दोगे। सो अगेन अभी मैं ये शुरू हुआ हूं, इसको आप 360 पे देखेंगे तो इसके 50,000 और एंगल्स निकलेंगे। सो पॉलिसी एक ऐसी चीज होती है, डॉक्टर जो है ना वो एक वक्त में एक मरीज की जान बचाता है। जो पॉलिसी साज होता है, जो लेजिस्लेटर होता है, विद द स्ट्रोक ऑफ अ पेन वो 1 करोड़ लोगों की जान बचा सकता है या उनको खतरे में डाल सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, इसको कोई सीरियसली नहीं लेता। सबको ये लगता है कि वो नालियां पक्की कराने आए हैं, ये इसलिए नहीं आए। बिल्कुल इसलिए नहीं आए सर। ये तो जैसे आपने कहा लोकल गवर्नमेंट का काम है सर। आप इस तरह से देख लें कि, और बहुत लोग कहते हैं जी कि चले उन्होंने कह दिया जी कि हम ये लॉकडाउन लगा, ये पॉलिसी थी ना कि जी किसी 2-4 जहन ने बैठे होंगे इकट्ठे, उन्होंने कहा हो जी कि यार ये टाइमिंग्स कम करें ताकि पेट्रोल कम इस्तेमाल हो, मार्केटें खाली पड़ी हों ताकि पेट्रोल कम हो, हमारे पास पेट्रोल ज़्यादा हो, हम उसको ज़्यादा देर के लिए चलाएं, प्राइस ना बढ़ानी पड़े, जो भी उसकी पीछे है। ये किसी ने सोचा ना बैठ के और पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, बना दी। इम्प्लीमेंटेशन कोई MNA MPA तो नहीं आया ना दुकानों में कराने के लिए, वो तो पुलिस ने किया आके कि जी आपने लेट तक खोला हुआ, चले जी बंद करें, हम आ गए, यहाँ पे लोग अरेस्ट भी हुए होंगे आई एम श्योर। पॉइंट इज़ कि अगर तो आपने स्टेट ने एक मशीनरी बनाई हुई है
इम्प्लीमेंटेशन की, तो उसको इस्तेमाल करें। मतलब वो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर है कि जी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ये टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर रिवीजन हुई है, ये अब टैक्सेशन पॉलिसी है, इसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स ये लगेगा, आपका इनकम टैक्स ये लगेगा, कंपनी को ये लगेगा, उसको इन्फोर्स कौन करता है? FBR। लेकिन ये FBR के बड़े मसले हैं। सो ये जो है ना कि जी ये हम इदारा ठीक कर रहे हैं, हम लेस्को को भी ठीक कर लेते हैं, FBR को भी ठीक कर लेते हैं, और उसके बाद हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिसके अंदर ना लोग ना सारे कुछ हो सकते। ऐसे नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। अगेन बात वही है, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी। अब जाते हैं ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर ये जो इकोनॉमी के मसले हैं, जंग की सूरत हाल है और डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना से होके हैं, ये मसले तो अपनी जगह, लेकिन मुल्क को एक और बहुत ही अहम इशू ने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है सर पिछले एक हफ्ते 10 दिन से, और वो है जो कि ड्रग किंग पिंकी जो हैं अनमोल उर्फ पिंकी, उनका केस है। उसके ऊपर डेली की तौर पे कुछ ना कुछ आ जाता है। उनके अपने मुबैना वॉइस नोट्स हो जाएँ, और वो आज की जो उनकी, जब उनको ले जाया जा रहा है अदालत में या उनको वापस लिया जा रहा है, अदालत से लाया जा रहा है वापस, उसकी जो वीडियो वो भी शेयर हुई। उनका अब मेरे ख्याल में 22 दिन का रिमांड जो है वो दे दिया गया है। अब इस केस के अंदर ना बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है। इनके जो वकील हैं उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया आज, ये कह के कि इनको अरेस्ट जो है वो लाहौर से किया गया था, और 10 दिन तक हमें नहीं पता था ये कहाँ थी। और ये तो एक बड़ी ना मानने वाली बात है कि अगर एक शख्स को लाहौर में अरेस्ट किया गया हो तो उनको लाहौर की किसी अदालत में ज़ाहिर पेश करना हो। ये कभी नहीं हुआ लीगल सिस्टम में कि लाहौर में किसी शख्स को आपने अरेस्ट किया है लेकिन वो 10 दिन बाद कराची किसी अदालत में पेश हुई हों। ये मुबैना तौर पर उनके वकील ने ये बात की है। उसके अलावा उन्होंने आज जब उनकी जो वीडियो लीक हुई है उसके अंदर वो लेडी पुलिस अफसर जो हैं वो उनको डाक रही हैं बार बार, लेकिन वो अपना दुपट्टा हटा के कुछ बयान जारी करने की कोशिश कर रही है। उनमें से एक ये था कि मेरे ऊपर टॉर्चर हुआ है, मेरे साथ बड़े दिन मेरे से टॉर्चर हुआ है। उसके अलावा साथ ये भी कह रही थी कि जी मेरे से कुछ बयानात दिलवाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब ये बड़ी उनकी जो आज की जो वीडियो है ये बड़ी बरक्स है उस वीडियो से जो पहले आई थी, जिसमें बड़ी कैजुअल अंदाज में वो पहली दफ़ा अदालत में पेश हुई थी, जिसमें उनको हथकड़ियाँ भी नहीं लगाई हुई थी और वो बड़ा कैजुअली जा रही थी कमरे अदालत के अंदर। तो ये अब सारा केस जो है ये मंजर आम पे है। इनके ऊपर जो एलिगेशन है वो ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की है बल्कि ड्रग्स की जो बनाने की भी है कि मैन्युफैक्चरिंग भी चल रही थी उसके अंदर। और इसके अंदर वो ये भी कहा जाता है कि बड़े हाई प्रोफाइल किस्म के इनके क्लाइंट्स हैं। उसके साथ साथ आज की जो 2 एप्लीकेशंस निकली हैं सिंध के अंदर से, वो ये कहती हैं जी कि इनके जो ऊपर जो है कोई थ्रेट है, उसको भी असेस किया जाए वो थ्रेट किस नौयत की है कि इनकी कोई जान लेना चाहता है, और दूसरा कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जेल के अंदर जिसके अंदर इनकी जान के ऊपर कोई ख़तरा ना हो। तो ये सारे केस चल रहा है, और इसके अंदर मेरे ख्याल में मैंने जितनी देर सहाफ़त की है उसके अंदर जो ड्रग्स और मनशियात फरोशी की हद तक अगर कोई उसको चेहरा दिया जाए तो इनका चेहरा जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब नुमाया है इस पूरी, अगर इसको फील्ड कह लें इस पूरी को, इस जुर्म के अंदर। क्योंकि पहले हमने ऐसे नहीं देखा कि इतना बड़ा ड्रग किंगपिन जो है वो पकड़ा गया है। तो ये एक नई चीज़ है मेरे लिए देखने को। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पहले जिन ड्रग किंगपिन्स का हम सुनते भी होते थे, जब वो दौरान बिज़नेस या उसके बाद हिरासत में या उसके बाद जब वो दुनिया में नहीं रहे, तो उनका चेहरा इस तरह फ्लैश कभी नहीं किया गया टीवी चैनल्स के ऊपर जिस तरह आज इनका हो रहा है। अच्छा, अब वो ज़ाहिर है हमारा शो आज होता है तो, लेकिन ये पकड़ी जब इनकी गिरफ्तारी ज़ाहिर की गई तो वो आज से कुछ 3-4-5 दिन उसको गुजर चुके हैं। तो ऑफ कैमरा जब हमारी ये बात हो रही थी तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि वो ज़ाहिर है ये मुबैना तौर पे अभी तो ये सारा केस है ना, अभी तक कोई वर्डिक्ट नहीं आया अदालत की तरफ से। तो अभी आपको पता है हम तो कहते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सो बात ये है कि जब ये उस तरह पेश हुई थी कैजुअली, तो मैं और आप यही गुफ्तगू कर रहे थे कि देखें, चाहे आपको ये जोम हो कि मेरे क्लाइंट्स बहुत हैवी हैं तो इसलिए मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, या आप बिल्कुल इनोसेंट हो जिसकी वजह से आपके अंदर से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, इन बोथ केसेस अदालत में इस तरह पेश नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो आपका जोम है ना कि जी मेरे क्लाइंट्स बहुत
हैवी हैं तो वो कुछ नहीं होने देंगे, या मेरी वजह से उनका नाम भी सामने आ जाएगा। देखिए बात ये है कि जो एलीट होती है ना, वो उसको अपना आप सेफ गार्ड करना बहुत अच्छे तरीके से आता है, और ये कोई इस मुल्क का और ये कोई इस दुनिया का पहला ड्रग किंग पिन का केस नहीं है। मतलब हमने अल चापो भी पढ़ा, सुना, देखा हुआ है, और हमने जो है और भी मैक्सिकन से लेके तो कोलंबिया से लेके बड़े कार्टेल्स देखे सुने हुए हैं। क्लाइंट लिस्टें नहीं निकलती, क्लाइंट नहीं बचाने आते, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि अगर आपको ये भी लगे कि जी मैं इनोसेंट हूँ, तो देखें वो एक तो सबसे पहली बात ये कि हमने दुनिया में बेगुनाहों को भी सजाएं होते देखी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो जज का पहला तासुर है आपके बारे में, आपने उसको क्यों ख़राब करना है। सो अगेन ये तो हमें इस केस के बारे में तो जाहिर है जितना उतना ही पता है जितना टीवी के ऊपर बताया जा रहा है। हम तो जनरली ये बात कर रहे हैं कि आप चाहे विटनेस हैं, आप चाहे कल्प्रिट हैं, आप चाहे वो हैं जो अफेक्टी है, कुछ भी है, जब आप अदालत जा रहे हो तो इतने कैजुअल ना हो। बिल्कुल सर, इतने कैजुअल ना हो। ये तो हमने अमेरिका के अंदर भी देखा है कि जो वकील मतलब को प्रोसिक्यूटर असाइन होता है एक किसी शख्स को, तो उनके पास अगर लिबास उस किस्म का नहीं होता, वहाँ तो जैकेट टाई मेरी तरह बन के जाना होता है कोर्ट के अंदर, तो वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं कि जज के सामने पहला इंप्रेशन। नहीं तो रही बात अपनी जगह कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आपसे दूसरा ये कि इसके अंदर एक माशरती तौर पे भी तो एक सवाल खड़ा होता है। देखिए जहाँ पे इतनी बड़ी बात हो रही है कि ये मैन्युफैक्चर कर रही थी, जिसके अंदर जो ड्रग्स नेम की गई हैं वो मेथाम्फेटामीन है, या जो आइस होगी, वहाँ पे कोकेन की बात बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे कोई ये भी था जी घरेलू शराब भी मिली वहाँ से। ये सारे मतलब एलिगेशंस हैं फ़िलहाल, लेकिन लेट्स अज्यूम कि जी ये सारी चीज़ें मिली हैं वहाँ से, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी वास्ट थी। मतलब वो कहा जा रहा है, जिस तरह फ्रेम किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की शायद सबसे बड़ी एक ड्रग डीलर है। अच्छा, अब सर जाहिर है ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक लानत है। ये हर माशरे के अंदर इनका कहीं ना कहीं रोल होता है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे ड्रग्स जो हैं वो एक पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द है, वो हुकूमत के लिए भी सरदर्द हैं, पुलिस के लिए भी सरदर्द हैं, और उनकी रोकथाम जो है एक प्राइमरी एक मकसद होता है, और उसके लिए अलग फोर्सेस भी मुकर्रर की जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है इसकी जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है और इसकी जो पुलिसिंग की जाती है, उसके ऊपर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अमूमन जिस शख्स को पकड़ा जाता है वो शख्स होता है जो चले मोटरसाइकिल के ऊपर या गाड़ी के ऊपर एक पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो है वो ड्रग्स किसी शख्स को पहुंचा रहा था, मतलब, और अमूमन वही सारे लोग जो हैं वो अरेस्ट होते हैं इंटेंट टू डिस्ट्रीब्यूट या डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। ये चूँकि पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि आप अब पकड़ रहे हैं उन लोगों को जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जिनके पास क्लाइंटेल भी है, क्लाइंट लिस्टें भी हैं, सब कुछ जो है। तो ये जो क्रैकडाउन है, इससे मुझे तो ये एक और आइडिया मिलता है कि हुकूमत जो है इस मामले के ऊपर बड़ी सख्त होने लगी है। और ये देख लें, क्योंकि बात ये हो रही है कि जी इनको इस किस्म की भी शायद कोई बात हुई थी कि इनको लाहौर वापस लाया जाए, क्योंकि यहाँ भी उनके ऊपर केस है। तो ये एक ये पर्टिकुलर केस है, ये कोई सिंध का या पंजाब का केस नहीं है। मुझे तो लगता है नेशनल सतह के ऊपर जो है ये ड्रग्स के ऊपर केस है, और इसको आई थिंक ट्रीट भी इस तरह, या ट्रीट अगर नहीं किया जा रहा तो ऑप्टिक्स ये प्रेजेंट किए जा रहे हैं कि ये ड्रग्स जो है उसके ऊपर अब नो टॉलरेंस पॉलिसी जो है अपनाई जानी लगी है। जी बिल्कुल, देखें ये नाम जो है ना, ये तो अब हम 1.5 दहाई से सुन रहे हैं, और ये इस्लामाबाद में भी सुन रहे हैं, लाहौर में भी सुन रहे हैं। जाहिर है किसी के पास चेहरा नहीं था, वो चेहरा अब नज़र आया, लेकिन ये नाम चलता था। अगेन इनका था, किसी और का था, नाम ये सुनने में आता था। दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल एक होती है ड्रग पेडलिंग के जो है ना वो इधर से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंचा देना। अच्छा अगेन वो आप चाहे इसमें पकड़े जाओ या मैन्युफैक्चरिंग में पकड़े जाओ, सज़ा तो वो होगी जो इस मुल्क का कानून है, और आपको अगर ये कानून अच्छा नहीं लगता तो फिर आप लेजिस्लेशन करके उसको बदल लें। जब तक नहीं बदला जाता कानून जो होगा उसी के मुताबिक सज़ा होगी। लेकिन मेरे ख्याल में पेडलिंग से बहुत ज़्यादा सज़ा इस चीज़ की मिलनी चाहिए। उसकी वजह ये मैन्युफैक्चरिंग की, उसकी वजह ये कि देखें कोकेन जो है ना वो तो यहाँ पे ना उगती है ना इनिशियली प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे जो होती है वो तो सिर्फ उसका कटिंग है, मतलब उसको ज़्यादा बढ़ाना जो है वो क्वांटिटी बढ़ाई जाती है, वॉल्यूम बढ़ाया जाता है। तो अगर वो ये मतलब जो लोग बैठ के बढ़ा रहे हैं वो क्या केमिस्ट है? मतलब वो अगर उसके अंदर फेंटेनाइल मिक्स कर रहे हैं, अगर उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो इधर तो लोगों की जानें चली जाएं। तो इसका मतलब है कि जो ये वाला काम है ये पेडलिंग से बहुत बड़ा है। इसी तरह हाँ आइस जो है वो हमें पता है, मतलब 20 साल से पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है। ये तो ब्रेकिंग बैड की वजह से हिट हो गई और इसकी कीमत ऊपर चली गई, वरना ये तो 100 रुपये ग्राम होती थी, शीशा के नाम से बिकती होती थी। सो अगेन वो
अगर आप ठीक नहीं बना रहे तो लोगों की मतलब जान जा रही है। सो ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है ना, ये पेडलिंग से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, इसकी सज़ा जो है ये तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जी सर बिल्कुल। और सर अगेन देखें, कोई भी किस्म का आप ड्रग जो है जब इंजेस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर आप एलिमेंट देखें कि इनकी क्लाइंटेल आप ले लें, उसके अंदर यकीनन अगर फ़र्ज़ करें ये मान लिया जाए कि जी क्लाइंटेल बड़ी वास्ट है, उसमें लोग होंगे जो अपनी 50s में होंगे, 60s में होंगे, 40s में होंगे, लेकिन आप हमेशा ये होता है कि जी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है ड्रग से। सो हमें सिर्फ इस चीज़ का देखना चाहिए कि यूथ का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो भी एक हुकूमती एक काम है, उनके पेरेंट्स का काम है, माशरे का काम है यूथ का, क्योंकि वो हमारा मुस्तक़बिल है। तो अगर तो इस किस्म की वास्ट स्केल पे किसी किस्म ड्रग मैन्युफैक्चरिंग अभी तक मुबैन है तो इसको रोकना चाहिए। बहरहाल हमारा वक्त जो है वो ख़त्म होता है, इसको हम कल के दिन भी थोड़ा इसके डिस्कशन करेंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।